आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्लैनेट पर। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th की NCERT बुक का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए ये अध्याय शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग तथा त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया था। हमने देखा कि ऐसी गति में कभी एकरूपता होती है, कभी नहीं, लेकिन अभी हमने ये चर्चा नहीं की कि गति का कारण क्या होता है। समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है? क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है? यदि ऐसा होता है तो इस कारण का स्वभाव क्या है? इस अध्याय में हम ऐसी सभी जिज्ञासाओं को बुझाएंगे। सदियों से गति और इसके कारणों ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रखा था। फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगाने पर हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहती। ऐसी परिस्थितियों में यह पता चलता है कि किसी वस्तु की विरामावस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है। ऐसी मान्यता तब तक बनी रही जब तक गैलीलियो और सर आइजैक न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णतः भिन्न संकल्पना प्रस्तुत की। आपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हम कुछ प्रयास करते हैं। सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है तथा हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना या धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने की इस क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। अब हम बल के विषय में विचार करते हैं। यह क्या है? वास्तव में बल को न तो किसी ने देखा है, न चखा है, न महसूस किया है। हालांकि बल का प्रभाव हम प्राय देखते या महसूस करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने से क्या होता है, यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। देखिए, यदि हम किसी वस्तु है, जैसे कि ये कोई वस्तु है, ये बक्सा है, ये एक वस्तु है, यदि हम इस पर बल लगाएंगे तो उसमें विस्थापन उत्पन्न होगा। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है कि वस्तु पर बल लगाने से क्या होता है? वस्तु पर बल लगाने से विस्थापन उत्पन्न होता है। वस्तुओं को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्ति है। हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उनमें गति होती है। धकेलने पर ट्रॉली पर लगाए गए बल की दिशा में गति करती है। दराज को खींचा जाता है। हॉकी स्टिक से गेंद को आगे की ओर ठोकर लगाते हैं। पिछली कक्षा में अर्जित ज्ञान के आधार पर आप इस बात से परिचित है कि वस्तु में वेग का परिमाण अर्थात वस्तु की गति को तेज या धीमी करने के लिए उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। आप यह भी जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु या आकार या आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। कोई वस्तु है, जैसे कोई गुब्बारा है, यदि उसको आप दोनों तरफ से बल लगाएंगे तो वो पूर्णतः गोल नहीं रहेगा, वो अंडाकार आकृति का हो जाएगा या बिल्कुल पिचक जाएगा, और अगर ज़्यादा ही बल लगाएंगे तो फूट भी जाएगा। इसी प्रकार स्प्रिंग को अगर हम खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा, अगर दबाएंगे तो छोटा हो जाएगा। संतुलित और असंतुलित बल। चित्र 9.3 में लकड़ी का एक पिंड एक समतल मेज पर रखा है। चित्र में दर्शाए अनुसार दो धागे एक्स और वाई पिंड के विपरीत सिरों से जुड़े हैं। ये है वो चित्र। यहाँ पर एक छोटी सी लकड़ी का पिंड है जो एक समतल मेज पर रखा है। एक्स और वाई दो तरफ धागे इससे बंधे हुए हैं। अगर हम किसी बल द्वारा धागे एक्स को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकना शुरू करता है। उसी प्रकार हम धागे वाई को खींचते हैं तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू करता है। लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दिशा में पिंड गति नहीं करता। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल अर्थात जो दोनों दिशाओं में समान रूप से लगता है, इस दिशा में भी, इस दिशा में भी। अगर वह दोनों दिशाओं में समान रूप से बल लगेगा तो वस्तु की गति में, उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। इसे ही संतुलित बल कहते हैं। यह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता। अब एक ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिसमें भिन्न परिणाम के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खींच सकना शुरू होगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं है और असंतुलित बल
पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। अब अगर उस लकड़ी के बक्से पर एक दिशा से तो मान लीजिए ज़्यादा बल लग रहा है, एक दिशा से कम लग रहा है, तो जिस तरफ से ज़्यादा बल लगेगा वस्तु तो उसी दिशा में जाएगी ना। तो इस प्रकार के बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि किसी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। क्या होता है जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं? यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता, क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदरी सतह के बीच। यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है और यही कारण है कि बक्सा खिसकता नहीं। चित्र 9.4 में बच्चे बक्से को जोर धकेलते हैं लेकिन फिर भी बक्सा नहीं खिसकता। ऐसा इसलिए क्योंकि घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे बक्से को ज़्यादा जोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला घर्षण बल कम हो जाता है और धकेलने वाला बल अधिक हो जाता है। यहाँ असंतुलित बल कार्य करता है, इसलिए बक्सा खिसकने लगता है। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे, एक वस्तु है, उससे मैंने उसको, ये एक्स वस्तु है, मैंने उस पर वाई बल लगाया और वो 6 मीटर दूर पहुंच गई, तो इस स्थिति में कौन सा बल कार्य किया, संतुलित बल या असंतुलित बल? तो इसका उत्तर होगा असंतुलित बल। कोई भी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होता है तो वो असंतुलित बल के कारण होता है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा की विपरीत दिशा में कार्य करता है। साइकिल को गति में रखने के लिए हमें फिर से पैडल चलाना पड़ता है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक संतुलित बल की आवश्यकता है, तथापि यह बिल्कुल गलत है। कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब कोई बाह्य बल उस पर कार्य न करे तथा वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता। अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है और उसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक यह संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। तथापि यह बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी। अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि ये अगर कोई वस्तु है उस पर आप बल लगाते हैं तो वो वस्तु गति में हो जाती है और वो वस्तु गतिशील तभी तक रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उस पर कार्य नहीं करेगा। मान लीजिए कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो वो सदैव गतिशील ही रहेगी। जैसे अगर आप किसी गोल बॉल गेंद को धकेलते हैं तो वो कई देर तक घूमने के बाद एक जगह जाकर रुक जाती है, क्योंकि नीचे घर्षण बल लग रहा है यानी बाह्य बल कार्य कर रहा है, इसलिए वह गति में होती हुई विरामावस्था में आकर रुक जाती है। वस्तुओं की किसी आनत तल पर गति देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती है। उन्होंने देखा कि कांच की गोली आनत तल पर लुढ़कती है तो उसका वेग बढ़ जाता है। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि गोली असंतुलित गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरती है और नीचे पहुंचते पहुंचते यह एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेती है। चित्र 9.5b में दर्शाए अनुसार जब यह कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती है तब इसका वेग घटता है। चित्र 9.5c में दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित आनत तल पर एक गोली स्थिर है। गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब यह ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी तथा दाईं ओर के आनत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था। यदि दोनों ओर के तलों के झुकाव समान है तो गोली उतनी ही दूरी चढ़ेगी जितनी दूर तक की वह लुढ़की थी। अगर दाईं ओर के आनत तल के कोण को धीरे धीरे कम किया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी। अगर इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए अर्थात ढाल को शून्य कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती रहेगी। यहाँ गोली पर लगने वाला असंतुलित बल शून्य है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बल बाह्य बल की आवश्यकता है, लेकिन गोली की गति को एक रूप बनाने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तविक अवस्था में
शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। ऐसा गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। अब देखिए, ये कह रहा है कि वास्तविक अवस्था में असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। क्यों कठिन है? यदि हम कोई वस्तु को आकाश में भी फेंकते हैं, मान लीजिए आप एक बॉल को आकाश में फेंक रहे हैं, तो वायु और गेंद के बीच भी तो घर्षण बल लगेगा ही। तो उस अवस्था में भी घर्षण बल लग रहा है। अगर आप किसी ढाल पे गेंद को लुढ़काते हैं, उस पर भी एक घर्षण लगेगा। मतलब दो कणों के बीच टकराव तो होगा ही। गेंद और जमीन के बीच में संपर्क होगा और वायु और गेंद के बीच में भी संपर्क होगा। तो ये बाह्य बल शून्य प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, जो कि अंतरिक्ष में प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल का प्रयोग एवं समतल की सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ का लेप किया जाता है। न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटनी गति के नियमों से जाना जाता है। गति का प्रथम नियम इस प्रकार है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अब देखिए, ये प्रथम नियम क्या कह रहा है? ये नियम कह रहा है जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो वो गतिशील अवस्था में आ जाती है, और वह वस्तु गतिशील अवस्था में तभी तक बनी रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उस पर कार्य नहीं करेगा, या फिर यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, गतिशील अवस्था में नहीं है, तो जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी, कोई भी गति उसमें उत्पन्न नहीं होगी। अब यहाँ पर आता है जड़त्व। जड़त्व की परिभाषा यहाँ पर दिए हुए है। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। गुणात्मक रूप में यानी धनात्मक बढ़ते क्रम में किसी वस्तु की विरामावस्था में रहने, या तो वस्तु स्थिर है या फिर समान वेग से गति कर रही है, इस प्रवृत्ति इसी गुण को हम जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यदि आपके परीक्षा में प्रश्न आ गया कि जड़त्व के नियम का उल्लेख कीजिए, तो आपको गति के प्रथम नियम का उल्लेख करना है। किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों की व्याख्या जड़त्व के नियम द्वारा की जा सकती है। सीट के सापेक्ष हम तब तक विरामावस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाई जाए। ब्रेक जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विरामावस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे रखे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये एक कोई बस है, इसमें आप बैठे हैं और ये निरंतर गतिशील है। अचानक इसमें ब्रेक लग जाता है तो ये सीट भी विरामावस्था में आ जाएगी, क्योंकि ये बस का भाग है। लेकिन हमारा जो शरीर है वो तो गतिज अवस्था में ही रहेगा, तो बस तो रुक जाएगी लेकिन हमारा शरीर गतिज अवस्था में रहेगा, इसलिए हम आगे की ओर धकेले जाते हैं, यानी आगे की ओर आ जाते हैं, झुक जाते हैं, गिर जाते हैं। ऐसा आपने कभी अनुभव किया होगा, यदि आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो ट्रेन जब रुकती है तो आप थोड़ा आगे की ओर आपको झटका लगता है। ये इसी जड़त्व के नियम के कारण ही होता है। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है। ये सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बढ़ने की गति को धीमा करता है। इसकी विपरीत अनुभव हमें तब होता है जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं, मोटर बस अचानक चल पड़ती है। इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, यानी पीछे की ओर हमें झटका लगता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है। जब कोई मोटर कार
तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। इसे भी जड़त्व के नियम से समझा जा सकता है। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए एक इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक और झुक जाते हैं। एक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगा। इसे निम्न गतिविधि के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एक अन्य गोटी या स्ट्राइकर को अपनी उंगलियों से तीव्रता से क्षैतिज झटका देकर ढेरी की सबसे नीचे वाली गोटी पर टकराइए। यदि आप गोटी को पर्याप्त तीव्रता से टकराते हैं तो आप देखेंगे कि केवल नीचे वाली गोटी शीघ्रता से ढेरी से बाहर आ जाती है। नीचे ही वाली गोटी के बाहर आ जाने के बाद शेष गोटी अपने जड़त्व के कारण लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिर जाती है। इसी तरह अगर आप कोई कागज, एक कार्डबोर्ड लीजिए, गत्ता लीजिए और एक गिलास लीजिए। उस गत्ते को आप गिलास के मुंह पर रखिए और एक सिक्का रखिए। अब उस गत्ते पर आप अपनी उंगली से प्रहार कीजिए स्ट्राइकर की तरह, तो आप देखेंगे कि गत्ता तो चला जाएगा लेकिन वो जो उसके ऊपर सिक्का है वो तो विरामावस्था में है, इसलिए वो नीचे गिर जाएगा लेकिन गत्ता चला जाएगा। ये एक न्यूटन की गति के पहले नियम का ही उदाहरण है। तो हम अब गैलीलियो के बारे में पढ़ते हैं। गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी सन 1564 में इटली के पिसा शहर में हुआ था। गैलीलियो की बचपन से ही गणित तथा प्राकृतिक दर्शन में रुचि थी, परंतु पिता ने जो गैलीली ने उन्हें एक चिकित्सक बनाना चाहते थे, तो तदनुसार गैलीलियो ने सन 1581 में चिकित्सा उपाधि के लिए पिसा विश्वविद्यालय में नामांकन किया। इस पाठ्यक्रम को वे कभी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी वास्तविक रुचि गणित में थी। सन 1586 में उन्हें अपनी प्रथम वैज्ञानिक की पुस्तक द लिटिल बैलेंस लिखी। उन्होंने एक तुला द्वारा पदार्थों के अपेक्षित घनत्व प्राप्त करने की आर्किमिडीज विधि का वर्णन किया। सन 1589 में उन्होंने अपनी निबंध श्रेणी डी मोट में नत समतल के प्रयोग से किसी गिरती हुई वस्तु के गिरने की दर कम होने संबंधी अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। सन 1592 में उन्हें वेनिस गणराज्य के पाडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया। यहाँ भी उन्होंने लगातार गतिज सिद्धांतों पर परीक्षण किया। उन्होंने नत समतल जालोलक संबंधी अपने अध्ययन द्वारा नियत त्वरण से गतिशील वस्तुओं से संबंधित परिष्कृत नियम प्रतिपादित किया। गैलीलियो एक कुशल शिल्पकार भी थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के दूरदर्शियों की श्रेणी विकसित की जिनकी प्रकाशिक दक्षता उस समय उपलब्ध दूरदर्शियों से काफ़ी उत्तम थी। सन 1640 के आसपास उन्होंने इस प्रथम लोलक घड़ी की संरचना की। उनके खगोलीय आविष्कारों की एक पुस्तक स्टारी मैसेंजर में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़ों, छोटे छोटे सितारों से मिलकर बनी आकाशगंगा तथा बृहस्पति ग्रह के परित चार छोटे पिंडों को घूमते हुए देखने का दावा किया। उन्होंने अपनी पुस्तकों डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज तथा लेटर्स ऑन द सन स्पॉट में सूर्य पर उपस्थित धब्बों के संदर्भ में अपने परीक्षणों का रहस्योद्घाटन किया। अपने स्वयं के द्वारा निर्मित दूरदर्शियों के प्रयोग द्वारा शनि तथा शुक्र ग्रह के निरीक्षण से गैलीलियो ने यह तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के परितः ही कक्षीय गति करते हैं, न कि पृथ्वी के परितः। यह विचार उस समय प्रचलित विचारधारा के विपरीत था। आज हम सिर्फ गति का प्रथम नियम तक पढ़ेंगे। कल हम इसके आगे पूरा पाठ कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि है गति का द्वितीय नियम, तृतीय नियम और आगे भी जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए।